अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज की अहम खबर, पीपल्स पार्टी पहली बार अपना मेयर कराची लाने में कामयाब हुई है। मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इसके अराउंड। जमात इस्लामी ने इन नताइज को मानने से इनकार किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया। हारने वाले उम्मीदवार हैं हाफिज़ नईम साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर ख़त लिखा। ये बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो मुलाहिजा कर रहे थे वो भी उन्होंने की है, और इलेक्शन कमीशन को जो वो खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने ये इलेक्शन कलअदम करार देने और दोबारा शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया है। ये जो इंतखाब है नाजरीन, ये शुरू से ही मुतनाज़े एक किस्म का हो रहा था। जब मई में एक कानून साजी की गई थी सिंध असेंबली से, बल्दियाती कानून में एक तरमीम की गई थी जिसके तहत कोई भी गैर मुंतखब शख्स अब चेयरमैन जो है और मेयर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। इस वक्त इसके बाद से कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, इसकी मुखालफत की गई थी जमात इस्लामी की तरफ से। उस वक्त असेंबली के अंदर MQM की तरफ से, GDA की तरफ से इसकी हिमायत की गई थी। कुछ पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जमात इस्लामी ने PTI के साथ इत्तेहाद किया कराची में। फिर जो 9 मई के अनफॉर्चुनेट वाक़यात पेश आए उसके बाद तो आप सब जानते हैं कि PTI के लिए यकसर हालात ही बदल गए, एज अ सियासी जमात भी। अब फिर जब करीब आया इलेक्शन तो उसमें PTI के 30 से ज़ायद अरकान पर दबाव और उन्हें सेफ हाउसेज में रखे जाने की बातें सामने आने लगी। मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। फिर फॉरवर्ड ब्लॉग बना इन अरकान का, जिनका ये कहना था कि हम वो उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो पहले कह रहे थे कि जिधर हमें PTI पार्टी ने कहा है वहीं पर वोट देंगे नईमुर रहमान साहब को, लेकिन इन्होंने कुछ एतराज़ात फॉरवर्ड ब्लॉग बनाकर सामने रखे कि हम हाफिज़ नईम साहब को वोट नहीं देंगे, इनसे हमारे इख्तिलाफात हैं। लेकिन वफादारियां तब्दील करवाने के इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी के ऊपर लगते रहे। हमने एक और बड़ी तशवीशनाक चीज़ देखी, वो इस इंतखाब के दौरान सोशल मीडिया की हद तक लिसानी गुफ्तगू जो है और इस किस्म की जो नारे थे वो अपने उरूज के ऊपर रहे हैं, जिसने यादें काफ़ी हद तक ताज़ा की माजी की कराची में जिस किस्म के एक हालात बन जाया करते थे। लेकिन आज जो PTI के 31 अरकान हैं वो गैर हाजिर रहे। फिर जो फिरदौस शमीम नकवी साहब समेत 3 जो असीर अरकान हैं जो ज़ेर हिरासत हैं उनको हाजिर किया गया, वहाँ पर लाया गया। PTI ने अभी आज का जो इलेक्शन है उसको मुस्तरद किया है सख्त अल्फाज में और कहा है कि हमारे अरकान के ऊपर दबाव है, उनको आने नहीं दिया गया। उनके एक रुकन का ये कहना है कि रास्ते में रोका गया, जो ये हो रही थी वोटिंग उससे 10 मिनट पहले वो पहुँच गए थे लेकिन गेट बंद कर दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। ये तमाम इल्ज़ामात हैं, जिसके बाद हमने देखा एक असर ही इसका हुआ कि जहाँ पर कराची आर्ट्स काउंसिल में ये हो रहा था इंतखाब, उसके बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान जो है वो झड़पें हुई, बड़ी सख्त किस्म की, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, रेंजर्स भी इस मौके के ऊपर पहुंच गई। अब मामला ये है, इसके अराउंड डिस्कशन ये है कि क्योंकि हाफिज़ नईम साहब देख रहे हैं अदालत की तरफ, आज वो रिटन ऑर्डर भी सामने, तफसीली फैसला भी तहरीरी आ चुका है अदालत सिंध हाई कोर्ट का, जिसके अंदर अदालत ने करार दिया है कि बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्त है हाफिज़ साहब की वो अगर मंजूर हुई तो नए कानून के तहत मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब कलअदम करार दिया जाएगा। क्या ये मामला इसी तरीके से चलेगा? ये कितने दुरुस्त हैं ये धांधली के इल्ज़ामात जो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि जो कराची के मेयर हैं, कराची के मसाइल बहुत सारे हैं, ये कराची के शहरी जानते हैं, उनके लिए क्या बड़े चैलेंजेस होंगे मुर्तज़ा वहाब के लिए आगे अगर उनकी बिल्कुल कंटिन्यू कर पाते हैं वो। और तीसरी बात ये होगी जो आज की एक डिबेट है वो ये है कि यहाँ पर जो हालात हमने देखे हैं कराची के इस मेयर के इंतखाब के अंदर, धांधली के संगीन इल्ज़ामात और ये एक मुतनाज़ इलेक्शन था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कहने में, क्या ये पेश खैमा है कि आम इंतखाबात भी इसी नौयत के हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखते हुए और पीपल्स पार्टी के किरदार को देखते हुए, और जो इल्ज़ामात इससे पहले अपोजिंग पार्टी PTI की तरफ से लगाए जा चुके हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक और बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि विफाक में बैठी हुई जो जमातें हैं वो जवाज़ फराहम कर रही हैं इलेक्शंस के डिले के लिए, जिसके ऊपर हम पिछले 2-3 दिन से प्रोग्राम के अंदर बात करते आ रहे हैं। उसमें एक एडिशन ये हुई है कि इसहाक डार साहब हूबहू एक ऐसा बयानिया लेकर आए हैं जो मुमासलत रखता है PTI के चेयरमैन के बनाए हुए बयानिए के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट और बैरूनी साजिश हुई है। आज इसहाक डार साहब ये बात कह रहे हैं कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर वो हमसे बात करें। कहते हैं कि हमारे साथ, डार साहब कहते हैं कि हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स हो रही है और ये बैरूनी साजिश, ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया कर जाए। क्या ये भी इसी तरीके का बयानिया है जो इसके अंदर पहले PTI की तरफ से बनाया गया था या कुछ सब्सटेंस है इसके अंदर, भी बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए अहमद बिलाल साहब, आप सदर हैं पिल्डैट के।
मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और फ़हीम सिद्दीकी साहब को खुसूसी दावत आज हमने दी है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और जो कराची के मामलात हैं उनके ऊपर आप भी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फ़हीम साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइए अपना आंखों देखा हाल, क्योंकि आप बहुत ही डायरेक्टली इसको कवर करते रहे, और मज़हर साहब भी। आप क्या समझते हैं ये जो इल्ज़ामात आज लगाए जा रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ से मैंडेट चोरी होने के, किस हद तक दुरुस्त हैं, या जो पीटीआई के मेंबरान ने बैकआउट किया है उसके रीजंस वही हैं जो हमें यहाँ पर सेंटर में और पंजाब के अंदर भी नज़र आ रहे हैं, एक नई जमात में भी वो शामिल हो रहे हैं, दावे वो मुख्तलिफ किस्म के करते रहे? अब सर, सबसे पहले तो मैं आपके इंट्रो में जो आपने एक बात कही है मैं उससे 100% इत्तेफाक करूंगा। आपने कहा कि ये जो आज कराची में मेयर का इलेक्शन हुआ है, क्या इसी का रेप्लिका होगा जो जनरल इलेक्शन है? देखिए, आज जो कुछ कराची में हुआ है उस रिजल्ट को, वो रिजल्ट सबको पता था। वो रिजल्ट पता था कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो आज मेयर कराची मुंतखब हो जाएंगे। ये अगर किसी के जहन में बात थी कि 9 मई के बाद जो पीटीआई के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके बाद पीटीआई के साथ हाथ मिलाकर जमात इस्लामी अपना मेयर बना लेगी, तो ये जो भी थे ये बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहते थे अगर कोई ये सोच रहा था। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल इसी तरह के इंतखाबात जो हैं वो आगे भी मैं होता हुआ देख रहा हूँ, जो कौमी इंतखाबात होंगे, क्योंकि ये जो आज सिचुएशन क्रिएट की गई है ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट की गई है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। सेनेट के जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा इस्लामाबाद में वो आपको भी पता है, मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी ये इल्जामात लगते रहे थे इस इलेक्शन से पहले कि पीटीआई के चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, उनके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया है। तो ये सिचुएशन सबको पता थी कि आज क्या होगा। जो 29 अफराद की बात करते हैं जमात इस्लामी के, 29 अफराद को गायब कर दिया गया, डेफिनेटली वो गायब हुए और ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है। आप माजी में कोई भी इंतखाबात ऐसे उठा के देख लीजिए जिसमें अपोजिशन के इस बात के इम्कानात हो कि वो कोई सीट ले सकती है, तो अपोजिशन के साथ हमेशा यही हुआ है। अब सिचुएशन ये है कि होगा क्या। मेयर मुंतखब हो गए मुर्तज़ा वहाब साहब, अब हाफिज नईम साहब जो है वही भरपूर अपोजिशन के साथ उनको जो है वो ऐवान में उनका सामना करेंगे। उन्हें बहुत ज्यादा जो है एक मजबूत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा भी होगा, ये कराची के लिए बहुत अच्छा भी होगा। जमात इस्लामी जिस तरह से कराची के मसाइल के ऊपर बात करती है, उसे ये मौका तो नहीं मिला कि उन मसाइल को हल कर सके, लेकिन जब वो ऐवान में अपोजिशन करेंगे तो डेफिनेटली वो कराची के मसाइल के ऊपर बात करेंगे और कराची के मसाइल को हल करने की जाने वो मुर्तज़ा वहाब की तवज्जो दिलाएंगे। अब मसाइल की अगर कराची की बात कर ली जाए तो कराची के मसाइल जो है वैसे तो इस वक्त बेपनाह है। कराची के हर शहर। मुझे फ़हीम साहब अगर आप थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं आपसे कतई कलामी की माजरत, मैं कराची के मसाइल और फिर क्या चैलेंजेस रहेंगे जो नए मेयर मुंतखब हुए मुर्तज़ा वहाब साहब, उसके ऊपर मैं आती हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी पहले रह चुके हैं और आप लोग गहरी नज़र रखते हैं उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर। उस तरफ मैं आती हूँ, मज़हर साहब को मैं इंक्लूड करती हूँ जो आज के इंतखाब का मामला रहा है। मज़हर साहब, ये कहीं ना कहीं नजर आता था, एक राइटिंग ऑन द वॉल था कि इस इलेक्शन के अंदर क्या होगा। इंटरेस्टिंगली कल अगर आपने देखा, आपकी नज़र से गुजरा हो, फैसल वावडा साहब जो कि बहुत एक अहम शख्सियत बन चुके हैं अब तो कौमी लेवल के ऊपर, उनकी असल गेम तो उनकी ही है सियासतदानों में से। सो उन्होंने भी ये मुबारकबाद दे दी थी कल मुर्तज़ा वहाब साहब को, कल रात को ही। सो जिस किस्म के बयानात आते रहे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, वो ये भी कहते थे कि इनके बंदे निकलेंगे, आएंगे ही नहीं जो पीटीआई वाले हैं। हुआ भी वैसा ही। सो कितना कंट्रोवर्शियल है ये इलेक्शन, कितनी जिम्मेदारी उन पीटीआई के लोगों पे या उन हालात पे आती है जो उनके लिए 9 मई के बाद बन चुके हैं? शुक्रिया अफसर। देखिए, कंट्रोवर्शियल तो है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि हमें नहीं पता कि 30 और 31 जो यूसी चेयरमैन हैं वो जब सरफेस करेंगे तो वो क्या पोजीशन लेंगे। अगर वो सरफेस करके ये कहते हैं कि हमारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना है और फॉरवर्ड ब्लॉक में ये लोग हैं और वो अप्लाई करते हैं कि हमें अलग सीटें दी जाएं, तो जाहिर है वो 193 का दावा फिर दावा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो आके ये कहते हैं, या उनमें से बहुत से लोग कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि हमें दबाव के तहत ये सब कुछ किया गया, और वो वापस जाके जमात इस्लामी के साथ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब को गलत मुंतखब किया गया, तो बिल्कुल सिनेरियो पलट जाएगा। देखिए, अगर 193, 173 हैं और अगर जमात इस्लामी और पीटीआई में जो फॉरवर्ड ब्लॉक है या दूसरे लोग हैं ये मिल भी जाएंगे, तो विद इन नो टाइम मुर्तज़ा वहाब आउट हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा है। लेकिन ये कब सरफेस करेंगे, जाहिर है वो कोई बहुत तवील तो वो नहीं रहेगा। अल्टीमेटली उन्हें सरफेस करना है। अभी जो गालिबन 19 तारीख को वोट टेकिंग है मेयर की, और उसके बाद जब पहला सेशन होगा और पहले सेशन में अगर मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन में होगी
تو مرتضی وہاب کیسے مورلی پولیٹیکلی کیسے رہ پائیں گے؟ نہیں رہ پائیں گے نا. تو اصل ٹیسٹ ابھی مرتضی وہاب کا ہونا ہے. پھر مرتضی وہاب کا دوسرا ٹیسٹ ہے کہ انہیں 6 مہینے میں یو سی کا الیکشن جیتنا ہے. یو سی کا چیئرمین اپنے آپ کو انہوں نے منتخب کروانا ہے. اور تیسرا ان کا وہ ہے کہ ہائی کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس میں اس کو وہ لنک کیا ہے کہ اگر حافظ نعیم صاحب کی یا جماعت اسلامی کی یہ درخواست وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو قانون بنا ہے جس کے تحت غیر منتخب شخص جو ہے نامنیٹ ہو سکتا ہے، اگر ان کی اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو یہ الیکشن انسیل ہو جائے گا. تو ابھی اٹس ناٹ آل اوور، اور ابھی بھی چیزیں ہیں، اف اور بٹس ہیں. اور آج جو لوگ آئے ان میں بھی فردوس شمیم نقوی صاحب نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اور نہ صرف یہ کہ ووٹ نہیں کاسٹ کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ایم پی اے کی سیٹ ریٹین کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ ایم پی اے کی سیٹ ریٹین کریں گے تو ظاہر ہے یہ والی سیٹ جہاں وہ یو سی چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں اس کو ویکیٹ کرنا پڑے گا. جو ٹاؤن ناظم کے الیکشنز ہوئے اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. یعنی 25 ٹاؤنز کے جو الیکشنز ہوئے ہیں آج، کل بھی ہوئے تھے، آج بھی. کل تو بہت سے لوگ 16 کے قریب ان اپوزڈ ہو گئے. ان میں جماعت اسلامی کے 6 لوگ ان اپوزڈ ہو گئے، پیپلز پارٹی کے 8 لوگ ان اپوزڈ ہو گئے، پی ٹی آئی کے لوگ ان اپوزڈ ہو گئے. تو جتنے ٹاؤنز ہیں جو مل کے کے ایم سی اور یہ سب چلاتے ہیں، تو وہاں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. کنٹروورسی یہاں آ کے ہوئی میئر کے الیکشن کی. اب دیکھنا یہ کہ اگر ان سارے کرائسس سے مرتضی وہاب نکل جائیں گے تو کراچی کی کرائسس کی طرف آئیں گے. پہلے تو انہیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اس کے بعد وہ یہ جو اور دیگر مسائل ہیں اس میں ہیں. تو ابھی جو بہت سی چیزیں ہونی باقی ہیں اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ابھی امتحان آپ کے خیال میں باقی ہیں، حالانکہ زرداری صاحب تو ان کو کہہ رہے تھے کہ آج سے ہی کام کے اوپر لگ جائیں. تو احمد بلال صاحب، یہ ایک تو یہ جو باقاعدگیوں کے الزامات ہیں یہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سنگین طریقے سے لگا رہے ہیں. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو درخواست دی ہے اس کے اندر ان کا موقف ہے کہ خاموش تماشائی بنا رہا، ہم نے بہت ساری شکایتیں بھیجیں الیکشن کمیشن کو. سر، یہ ان آرگیومنٹس کو سپورٹ کرتا ہے جو الیکشن کمیشن کے خلاف یہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے سے ہی پیشگی الزامات لگائے جا رہے تھے کہ یہ جانبدار ہیں؟ یہ پورا الیکشن آپ کی نظر میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، جو انتخاب میں جن لوگوں کو کامیابی نہیں ہوتی وہ بالعموم بائی ڈیفالٹ الیکشن کمیشن پہ بہت سے الزامات لگاتے ہیں. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ صحیح بھی ہوں. حافظ نعیم صاحب جیسے ذمہ دار آدمی اگر کچھ الزامات لگا رہے ہیں تو وہ یقیناً اس پہ کچھ صداقت ہوگی. لیکن اس کا ایک ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو رہی صحیح کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کا اثر رازبی میں متفق ہوں اس بات سے. فہیم صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جو آئندہ آنے والے جنرل الیکشن ہیں ان کے اندر بھی الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے، عوام کا جو اعتماد ہے اس کے اوپر، وہ کمزور ہوگا، مزید کمزور ہوگا. اس سے ووٹر ٹرن آؤٹ پہ بھی اثر پڑے گا، اس پہ الیکشن کے رزلٹ ماننے کے اوپر بھی فرق پڑے گا. تو الیکشن کمیشن کس میں غلطی ہے کہ نہیں ہے یہ تو کچھ تفصیلی تحقیقات سے پتہ چلے گا. لیکن میرے خیال میں جو بنیادی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے. یعنی یہ اب اس کے اندر تبدیلی کے امکانات میرے خیال میں کم ہوں گے. اگرچہ یہ اس پہ اعتراضات بھی ہوں گے، اسٹریٹ ایجیٹیشن بھی ہوگا، کورٹ پہ بھی چلے گا، لیکن موسٹ لائکلی یہ جو اس وقت نتائج اس وقت ہو چکے ہیں یہ غالباً سٹے کریں گے. اس میں بہت بڑی تبدیلی مجھے نہیں آتی نظر آ رہی. عدالت ٹرن ڈاؤن کر سکتی ہے سر یہ جو خاص طور پہ جو بلدیاتی قانون میں ترمیم کی گئی تھی مرتضی وہاب صاحب کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو بہت بڑی چیز اس لیے نہیں سمجھتا کہ ماضی میں بھی قوانین کے اندر یہ معاملہ رہا ہے، بلکہ لوکل گورنمنٹ میں بھی رہا ہے. اور ہمارے صوبائی جو چیف منسٹرز ہیں وہ بھی چیف ممبر نہ ہوں اسمبلی کے تو بھی چیف منسٹر بن جاتے ہیں اور ود ان اے سرٹن ٹائم انہیں سیٹ لڑنی پڑتی ہے. اس طرح آپ کو فیڈرل لیول پہ بھی وزیر بن سکتے ہیں آپ، اور ود ان اے سرٹن ٹائم آپ کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور آپ کو ممبر بننا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی ایک جنرل پریکٹس تو رہی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی بہت بڑا، میں نہیں سمجھتا کہ ایک بڑا کوئی پوٹنٹ قانونی چیلنج ہے. ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا، یہ درست ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے اوور ٹرن ہونے کے امکانات نسبتاً کم ہیں. فہیم
صاحب اب اگر ہم اس طرف آ جائیں جو آج بھی ہم نے حالات بنے پچھلے کچھ دنوں سے ایک تشویش کی سی صورتحال تھی, میں مظہر صاحب سے بھی اس پہ بات کروں گی. سوشل میڈیا کی حد تک یہاں اسلام آباد میں بیٹھے جو ہم آبزرو کر رہے تھے, بڑے لسانی قسم کے نعرے لگائے گئے ہیں, بڑی کچھ چلے میں مظہر صاحب کی طرف یہ بات لے کے جاتی ہوں. فہیم صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے. مظہر صاحب, یہ آپ اوبیسلی زیادہ بہتر ہسٹری جانتے ہیں شہر کراچی کے حوالے سے, جب یہ معاملہ کافی تشویشناک بھی شکل بھی اختیار کر چکا ہے ماضی میں, جب لسانی حوالوں سے بات چیت ہوتی ہے تو اس قسم کی بڑی ہیٹ سپیچ چلی ہے, اور آج جو جھڑپیں ہوئی ہیں جماعت اسلامی کے کارکنان اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کے درمیان, یہ آپ کی نظر میں کیسا رجحان ہے, کتنا تشویشناک رجحان ہے یہ؟ دیکھیے, میری نقطہ نظر میں جو جھڑپیں ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ تشویشناک نہیں ہے. جو لسانی رنگ جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے, اس لیے کہ یہ اتنا سینسٹیو پروونس ہے کہ ذرا سا ایک ایشو وہ پورے پروونس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, اور خاص طور پہ لسانی ایشو جو ہے وہ. اور جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اس میں بہت زیادہ تشدد بھی دیکھا ہے, کلنگز بھی دیکھی ہیں, اور ایک بہت ہی غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے انفارچونیٹ ہے, نہ حافظ نعیم صاحب کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا, اور مرتضی وہاب صاحب کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. یہ جو طریقہ کار ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. بدقسمتی سے جب ایم کیو ایم کا ویکیوم, ایم کیو ایم 2016 کے بعد جو ایم کیو ایم کمزور ہوئی اور ایک خلا بنا, تو جو ایشو ایم کیو ایم لے کے سالہ سال سے چلتی تھی جو بیانیاں, اس کو حافظ نعیم صاحب نے اڈاپٹ کیا, اور وہ ظاہر ہے کراچی کے حوالے سے, کراچی کے حق کے حوالے سے, اور پھر اس میں ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک لسانی پرسپیکٹو بھی جو ہے وہ سامنے دے دیا جاتا ہے, اور اس کا پھر جواب بھی اسی طرح آتا ہے. جب جواب اسی طرح آتا ہے تو پھر وہ لسانی ٹینشن جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتی ہے, اور اس میں پھر اور لوگ بھی بیچ میں پڑ جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اس رجحان کو ہر صورت میں ختم کرنا پڑے گا. دیکھیں, جو آج جو الیکشن ہوا اس کا فائنل الٹیمیٹلی کیا ہوگا کورٹ کے لیول پر یا ادروائز کیا ہوگا, یہ ہمیں دیکھنا بھی باقی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم صرف میئر کراچی کا الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ سندھ میں اور بھی جگہوں پہ میئر کے الیکشنز ہوئے ہیں. ادھر کوئی اور پارٹی کیوں نہیں نظر آ رہی مجھے؟ کیوں حیدرآباد کا جو ہے وہ آلموسٹ انکنٹیسٹڈ گیا, حالانکہ وہاں حیدرآباد میں جماعت اسلامی برسوں سے رہی ہے, ایم کیو ایم رہی ہے, پی ٹی آئی رہی ہے, انکنٹیسٹڈ چلا گیا وہاں کا. میرپور خاص کا میئر بھی اور ڈپٹی میئر بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا آیا, سکھر کا میئر بھی, ڈپٹی میئر بھی پیپلز پارٹی کا, نواب شاہ کا بھی. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ رولر سندھ اور اربن سندھ میں وہ کمپلیٹ ایک جس طرح کلین سویپ کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے پیپلز پارٹی. کراچی میں یہ کنٹروورسی ضرور ہے جو سیٹل ہونی ابھی باقی ہے, لیکن ایک کلین سویپ جو ہے وہ پچھلے 50 سال میں پہلی مرتبہ لوکل باڈیز کے لیول پر پیپلز پارٹی کو ملا ہے. ورنہ اس سے پہلے نہ کراچی میں ان کا میئر الیکٹ ہوتا تھا, نہ حیدرآباد میں میئر الیکٹ ہوتا تھا. کراچی میں ڈپٹی میئر ضرور ان کے الیکٹ ہوئے ہیں 2 مرتبہ, اور ٹاؤنز میں بھی ان کی رہی ہے ریپریزنٹیشن, لیکن پہلی مرتبہ اگر 79 میں ان کے 2-3 کونسلر اخبانی ہوتے تو شاید 79 میں ان کا میئر آ جاتا. تو پیپلز پارٹی اس لحاظ سے پیپلز پارٹی نے وہ کیا. اب ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہوگا کہ وہ سندھ کو سرو نہ کر سکیں. میں یہی بات سر فہیم صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی. فہیم صاحب, سالہ سال سے سندھ میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے, لیکن ایک بہانہ ہم دیکھتے تھے ہمیشہ لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ اختیارات میں نہیں رہتی ہیں, اور یہ وہ کہتے تھے کہ لوکل باڈیز کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ ہم اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. یہ بہانہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اب ختم ہوگا اگر مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں؟ اور ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ان کے بارے میں بھی آپ یہ بھی بتائیے کہ کراچی میں ان کو بڑے چیلنجز کیا درپیش ہوں گے؟ کی معذرت کے کراچی کے ایک مسئلے کی وجہ سے بیچ میں رابطہ منقطع ہوا, لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے کنیکشن جو ہے وہ نہیں رہا ہمارا اور آپ کا. دیکھیں, جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں, تو وہ مسائل میں سے ایک مسئلہ تو یہ بتا دیا, بہت ہی زیادہ مسائل ہیں کراچی کے, اور کراچی کے ان مسائل میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انہیں ڈلیور کرنا ہے, اور اس بات پہ ڈلیور کرنا ہے کہ اب یہ بات کہنے کے لیے نہیں ہے وسیم اختر کی طرح کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, سندھ گورنمنٹ مجھے فنڈز نہیں کرتی. اب سندھ گورنمنٹ بھی نہیں کی ہے, میئرشپ بھی انہی کے پاس ہے, اب صرف اور صرف ڈیلیوری رہ جاتی ہے.
तो डिलीवर करना पड़ेगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कराची की सड़कें रोड तबाह है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। कराची में एक और बहुत बड़ा मसला पानी का है। ये मसला कुछ दिनों के बाद तो मजीद ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगा। हम K4 की बात कर रहे हैं, तभी अरसे से हम K4 की बात कर रहे हैं, लेकिन K4 जो है वो बन के नहीं दे रहा। हम कराची में हम सेवरेज के S3 की अगर बात करें, S3 बन कर नहीं दे रहा। कई साल हो चुके हैं, हम आज तक उसके तहत जो है ट्रीटमेंट वाटर प्लांट्स नहीं लगा सके। हम जो है गंदा पानी समंदर में फेंक रहे हैं, समंदर को मजीद आलूदा करते चले जा रहे हैं। तो ये तो वो 3 बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो कि मुर्तजा वहाब को जिनका सामना होगा, और इसमें वो ये नहीं कह सकेंगे कि जनाब मैं नहीं डिलीवर कर सकता क्योंकि मेरे पास इख्तियारात नहीं है या मेरे पास फंड्स नहीं है। इख्तियारात भी हैं, फंड्स भी हैं, और ये इख्तियारात और फंड्स जो है हमने उस वक्त भी देख लिए थे जब मुर्तजा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया गया था। उस वक्त भी उन्होंने जो है कुछ डिलीवर करने की कोशिश की थी, और उस वक्त जो है जाहिर है उनकी हुकूमत थी सूबे में, तो कुछ ना कुछ उन्हें फंड्स मिल रहे थे। अब तो ये मसला ही नहीं रहेगा। कराची का शहरी पीपल्स पार्टी से अब सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चाहता है। जो कुछ हुआ आज, जो कुछ हुआ उसे एक तरफ रख देते हैं अगर हम कुछ वक्त के लिए, तो अब जो है वो मसला ये है कि कराची के मसाइल अगर हल होंगे तो पीपल्स पार्टी ये सोच सकती है कि आइंदा इलेक्शन में उसे ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जो आज उन्हें करना पड़ा है, और जिसकी वजह से जो है मेयर कराची जो है मुर्तजा वहाब मुंतखब हुए हैं। अब फिर जनरल इलेक्शन की तरफ आते हैं। अहमद बिलाल साहब, जो गुफ्तगू अब हुई और फ़हीम साहब ने जिस आगाज़ में कहा, ये बात भी गई है कि उनको लगता है कि रेप्लिकेट हो सकता है, आप अग्री करते हैं इस बात से। हर तरफ चर्चा आजकल है, वो जो एक सेमिनार आप लोगों के ज़ेरे एहतमाम पिलडैट के ज़ेरे एहतमाम हुआ था, वज़ीर कानून ने जो बातें की हैं, एक तज़ाद है। एक तरफ उन्होंने बड़ी कन्विक्शन दिखाई कि अपने वक्त पर होगा, वही हमें एक ओवरऑल पैटर्न नज़र आ रहा है जो हुकूमती वज़रा और उनके इत्तेहादी गुफ्तगू कर रहे हैं। मौलाना साहब एक तरफ कहते हैं PDM डिसाइड करेगी कब होगा, जरदारी साहब कहते हैं मैं डिसाइड करूँगा, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कब इलेक्शन होगा। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं एक कन्विक्शन के करेंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं सारे दुआ करें शुरका कि हमें आर्टिकल 232 या 234 का सहारा ना लेना पड़े। आप ये महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले के लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है इन जमातों की तरफ से? देखिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये 13 जमातों की कोalition है, ये इत्तेहाद है मुख्तलिफ पार्टियों का, जो बहुत नेचुरल है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचती होंगी, और उनके दरमियान फिर एक इत्तफाक राय पैदा करने में कुछ वक्त भी लगता होगा और फिर किसी एक नतीजे पर पहुंचने में। तो इस वक्त हमें जो मुख्तलिफ बोलियां सुनने को मिल रही हैं उसकी वजह यही है कि इनके अंदर अभी एक कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इंतखाबात को अगर आगे ले जाया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़ा हिस्सा ये समझता है कि इंतखाबात को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। और वज़ीर कानून जो उस सेमिनार में जिसका आपने जिक्र किया पिलडैट के, जब वो ये बात कह रहे थे तो गालिबन वो उस बड़े हिस्से की नुमाइंदगी कर रहे थे। और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो बात कही वो भी यही कह रही थी कि अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेगी असम्बली, उसके बाद इलेक्शन किस डेट को होंगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। यानी वो उसके बाद 60 डेज़ में अगर वो मुद्दत पूरी करेगी तो 60 डेज़ में इलेक्शन होंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या होगी इसका तयन इलेक्शन कमीशन करेगा। गालिबन मैं जो समझा उनका बयान पढ़ने के, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में जमीयत उलमा इस्लाम बहुत शद्दोबंद से इस बात की वकालत कर रही थी कि सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया जाए। अगर हम बाइकआउट कर देंगे तो इलेक्शन ही नहीं होगा सेनेट का। लेकिन बाद में उनको ये बताया गया कि कानून की रूह से सेनेट का इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो पाएगा, खा को उसके अंदर बाइकआउट कर दे, को पूरी असम्बली बाइकआउट कर दे तो इलेक्शन तो हो ही जाएगा। अभी भी मेरे ख्याल में जब इनको ये पता चलेगा कि ये इलेक्शन को अगर आप पोस्टपोन कर देंगे, डिले कर सकेंगे, तो एमरजेंसी प्रोविज़न के तहत सिर्फ कौमी असम्बली का कर पाएंगे, सूबाई असम्बलियों का नहीं कर पाएंगे। जो आर्टिकल 232 में एमरजेंसी प्रोविज़न के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक जो असम्बली की मुद्दत बढ़ाने का जिक्र है, और फिर उसी निस्बत से ज़ाहिर है इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट का जिक्र है, वो सिर्फ कौमी असम्बली का है। तो सूबाई असम्बलियाँ चारों के इलेक्शन आपको बहरहाल अक्टूबर नवंबर में करवाने पड़ेंगे। तो फिर वही मसला पैदा हो जाएगा जो इसकी वजह से आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं करवाए कि 2 डिवाइडेड होंगे, तो फिर वो केयर टेकर आएगी तो वो वहाँ नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में खराबी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी, और पब्लिक की भी फ्रस्ट्रेशन अपनी हद को। अब तक तो आप थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते थे कि इलेक्शन एक वक्त पे होना चाहिए इसलिए पोस्टपोन हुए हैं, 90 दिन की शर्त पूरी नहीं की। लेकिन अगर आप ये अब पोस्टपोन करेंगे तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सारे लोग
आई थिंक ये एक बेहतर चीज़ को देख पाएंगे और आखिर में कंसेंसस बना पाएंगे। मेरे ख्याल में मुल्क के लिए ये बहुत ख़तरनाक होगा अगर ये अक्टूबर नवंबर से आगे इलेक्शन को ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर भी मुमकिन तौर पे क्या किस बेसिस के ऊपर ये कोशिश हो सकती है, इस पे आपसे ब्रेक के बाद मजीद बात करना चाहूँगी। और मज़हर साहब से नाजरीन हम इस पे बात करते हैं कि अब अगर कोई इमरजेंसी इकोनॉमिक इमरजेंसी की सूरत हाल क्रिएट करके भी कुछ किया जाता है, आखिर मकसद क्या अचीव करना चाहेंगी ये जमातें इलेक्शन के डिले से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे मज़हर साहब से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद मज़हर अब्बास साहब। सर, इसहाक डार साहब का आज का बयान तो आपने देख लिया होगा। वैसे तो हम IMF के मामले के ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। एक तरफ डार साहब बड़ी सख्त बातें करते हैं, वो मीटिंग से निकल के बाहर आते हैं तो कहते हैं कि उम्मीद है जी इस महीने कोई अच्छी खबर IMF से हमें मिल जाएगी, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, एक साजिश हो रही है बैरूनी पाकिस्तान के खिलाफ ताकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये वो एक एब्सोल्युटली नॉट, या फिर वो जो बैरूनी साजिश का बयान है उसकी को रेप्लिकेट किया गया है, या इसमें सब्सटेंस है कि जो कि बहुत ही सख्त किस्म की शराइत थी। आयशा गौस साहिबा मिनिस्टर साहिबा जो है वो भी पहले इस बात का एक दफ़ा इजहार कर चुकी है कि हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के अंदर भी इंटरफेयर किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है IMF की तरफ से। इसहाक डार साहब जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे तो मुसलसल इंटरफेयर कर रहे थे, और मिफ्ता इस्माइल ये बारहा इस चीज़ की उन्होंने दबे अल्फाज में भी शिकायत की थी उसमें। और मिफ्ता इस्माइल को उनके बकौल उन्हें बिल्कुल काम नहीं करने, उन्हें 2 फ़्लाइट्स लेनी होती थी। जब अगर IMF से मुज़ाकरात करने जाने होते थे, पहले वो लंदन स्टॉप ओवर होता था, फिर लंदन से तो वाशिंगटन से वापसी में फिर स्टॉप ओवर होता था। इसहाक डार साहब फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। उसके बाद से आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की मईशत में कहाँ बेहतरी लेकर आए वो। कोई एक तो चीज़ होती है, चले आप मुकम्मल तौर पे तो चीज़ें नहीं होती, लेकिन कोई एक डायरेक्शन तो वो सेट करते हैं। वो मुसलसल जो है IMF को भी इरिटेट करते रहे, IMF के साथ भी उनके मामला ठीक नहीं रहे। वो हमें भी पता नहीं लोगों को क्या क्या कहते रहे, डॉलर्स को इस रेट पर ले आऊँगा, 200 पे ले आऊँगा, ये सारी चीज़ें वो करते रहे। कोई उनकी पॉलिसी कंप्लीट फेलियर नज़र आती है। अब होगा, ग्लोबल इश्यूज़ होंगे, सारे इश्यूज़ होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि PDM की जब से गवर्नमेंट बनी है PDM की डायरेक्शन कहीं नज़र आती है। मुझे ना उनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन दुरुस्त नज़र आती है, ना उनकी इकनॉमिक डायरेक्शन दुरुस्त नज़र आती है। और ये बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है वो PTI को उसका फ़ायदा हुआ है, इनके पॉलिटिकल फेलियर की वजह से और इनके इकनॉमिक फेलियर की वजह से उसका फ़ायदा PTI को हुआ है। ये 9 मई का तो एक वाक़या बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता, मेरा अब भी ये ख्याल है कि उनका प्लान B क्या है ये नहीं पता चलता, उनके पास प्लान C क्या है इसका नहीं पता चलता। पता सिर्फ एक चीज़ का चल रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी मुसलसल नीचे जा रही है और उसको ऊपर लाने का कोई भी ज़रिया हमें नज़र नहीं आ रहा। फ़हीम साहब, ये जो मामला है, अब ये मईशत का तो जो बात है इसके ऊपर भी एक लंबी कहानी है। PTI की जो तरीन साहब, शौकत तरीन साहब की और झगड़ा साहब की जो कॉल्स लीक हुई थी, ये बयानिया बनाया गया था नून लीग की तरफ से कि ये मुल्की जो इंटरेस्ट है, कौमी इंटरेस्ट है, उसके खिलाफ जा रही है जमात। आज खुद डार साहब ये बात कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। सो आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें, आज जो मेयर का इलेक्शन हुआ जिसके ऊपर आप ये तबसरा भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी सब अग्री कर रहे हैं कि ये एक पेश खैमा हो सकता है कि इसी किस्म के सेंटर के अंदर आम इंतखाबात भी हों, इन सारी चीज़ों से PTI को कोई फ़ायदा होगा? और इलेक्शन डिले से आपको कुछ नज़र आता है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है विफाक में, इनको कुछ अचीव हो सकता है? तो क्या फ़ायदा हो सकता है डिले से इनको? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो बजट आया है, PDM की गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है वो एक इलेक्शन बजट है, जिसमें कोशिश ये की गई है कि आम आदमी को किसी तरह से मुतमईन किया जाए, जो ताजिर बरादरी है उसे मुतमईन करने की कोशिश की गई है। तो इलेक्शन की तैयारी तो PDM की गवर्नमेंट ने इस बजट से की है। अब आप एक ऐसा बजट देकर आप ये भी चाहते हैं कि IMF जो है वो आप जैसा वो आप चाहते हैं वैसा कर जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो चीज IMF इस वक्त आपसे चाहता है वो आपने बजट में नहीं की है, और आपने बजट के जरिए टारगेट किए हैं इलेक्शन, तो डेफिनेटली आपको बाहर से प्रॉब्लम्स तो आ रही होंगी। और डेफिनेटली अब अगला जो इलेक्शन है उसमें अगर हम कराची की सूरत हाल को देखें तो कराची बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
کراچی میں مجھے تو کم از کم جنرل الیکشن میں کراچی سے کسی بھی پارٹی کو اکثریت ملتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. نہ یہاں سے ایم کیو ایم اکثریت جماعت کے طور پہ سامنے آئے گی, نہ پی ٹی آئی آئے گی, نہ پیپلز پارٹی آئے گی. لیکن اس تمام صورتحال کا فائدہ ضرور پیپلز پارٹی کو ہوگا. اور پیپلز پارٹی کو اس کے لیے ظاہر ہے وہ چونکہ میئر کا الیکشن جیت چکے ہیں, جنرل الیکشن تک انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے کراچی کو. اگر وہ اس چیز کو آج انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے, جیسے بھی جیتا ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں, اگر اب وہ میئر بن چکے ہیں مرتضیٰ وہاب, تو انہوں نے جنرل الیکشن کو انہوں نے بھی ٹارگٹ کرنا ہے. انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کراچی کے عوام کو اگلے 3 مہینے میں دینا ہے جس کی بنیاد پر جنرل الیکشن میں کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں اور پیپلز پارٹی یہاں سے جو ہے وہ ایک اچھے ووٹوں کے ساتھ کچھ حاصل کر سکے. جو صوبائی الیکشن ہوگا ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے اتنا زیادہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی وہ نہیں ہوتا, نقصان نہیں ہوتا. وہ کسی نہ کسی طرح سے صوبے کے دیگر شہروں سے جو ہے وہ سیٹیں حاصل کر کے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. لیکن اگر یہاں سے ایم کیو ایم جو ہے یہاں سے اور سندھ کے دیگر شہری علاقے ہیں وہاں سے اگر وہ اکثریت یا وہ جو ماضی میں ووٹ لیتے رہے ہیں, جو سیٹیں لیتے رہے ہیں, وہ نہیں لیتے, تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. تو ہر طرف سے الیکشن کی تیاریاں ہیں اور میری کم از کم وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے ون ون پوزیشن میں ہے. میں آگے جا کے فہیم صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تو مردم شماری کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ آگے جا کے کتنی شدت اختیار کر سکتے ہیں آگے جب الیکشن کے پروسیس میں جائیں گے. احمد بلال صاحب, اب آپ پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ایک صورتحال ڈیلے کے لیے بن سکتی ہے, یہ اسپیسیفکلی لوگ جاننا چاہیں گے کیونکہ وزیر قانون نے آرٹیکل 232 اور 234 کا اس دن حوالہ دے کے بات کی تھی کہ دعا کریں اس کا استعمال نہ کرنا پڑے. گنجائش ان دونوں آرٹیکلس میں سے تو نہیں اکنامک ایمرجنسی کی نکل سکتی, وہ اسپیسیفکلی کس چیز کو استعمال کریں گے اگر اکنامک ایمرجنسی کی طرف لے کے جاتے ہیں باتوں؟ دیکھیے دونوں آرٹیکلز اگر دیکھے جائیں 232 اور 234 تو اس میں وہ 3 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ ایمرجنسی کا پروکلیمیشن ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جنگ چھڑ جائے آپ کی سرحدوں کے اوپر, خدا نخواستہ. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنل کو ڈسٹربنسز شروع ہو جائیں, ملک کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے. اور تیسری بات یہ ہے جو 234 میں ہے وہ یہ کہ کسی صوبے کا یا صوبوں کا نظام آئین کے مطابق چلانا ممکن نہ رہے. کچھ ایسے واقعات ہو جائیں, کوئی اسمبلیاں کام نہ کر رہی ہوں, اسمبلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں, کچھ حالات ایسے ہو جائیں, کچھ بھی وجوہات ہوں تو آئین کے مطابق کام نہ چل سکے, انٹرنل ڈسٹربنسز ہوں اور جنگ چھڑ جائے. ان میں سے کوئی بھی جو واقعات ہوں وہ اس کی جواز بن سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں 2 باتیں ہیں اس میں ورڈ آف کاشن. ایک تو یہ ہے کہ یہ ماضی میں جتنی دفعہ ایمرجنسی پروکلیمیشنز ہوئی ہیں, میں اب اس وقت نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن میجورٹی آف دا ٹائمز وہ عدالتوں میں جب چیلنج ہوئے ہیں تو عدالتوں نے اس کو رد کیا ہے اور اس کو ان لافل ڈکلیئر کیا ہے. تو پھر اس کو واپس اسمبلیوں کو جو اس وقت ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا تھا ریسٹور کرنا پڑا, چیف منسٹر کو واپس لانا پڑا. وہ سب کچھ غلط ہو گیا جس کے تحت آپ نے کیا. ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو پہلے کہی ہے, خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر مقصد الیکشن پوسٹ پون کرنا ہے تو پھر وہ صرف قومی اسمبلی کا ہوگا اور اس سے بڑی خرابی پیدا ہوگی. تو میرے خیال میں یہ دونوں آرٹیکل جو ہیں, اول تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں. جیسے آپ جس سیمینار کا آپ نے حوالہ دیا, وزیر قانون نے بھی یہ کہا کہ اس وقت تو کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے اور دعا کیجئے کہ اس وقت بھی نہ ہوں. اور اب وہ وقت اتنا زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے. لیکن اب یہ 6 ہفتے کی بات ہے, اس کے بعد اسمبلی کا ٹرم ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد پھر آپ کو الیکشن کا ٹائم اناؤنس کرنا پڑے گا. اگست میں اگر اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کا پروکلیمیشن کا ٹائم ہی نہیں رہتا. اس سے پہلے ہی اسمبلی کو قرارداد کے ذریعے فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی مدت بڑھانی ہے. اسی صورت پہ پھر ایمرجنسی کا پروکلیمیشن آئے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قدر کچا کام اور خطرناک کام یہ حکومت کرے گی. یہ آپ کو نظر نہیں آتا. پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جو پنجاب کے یہاں تک بھی نئے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں وہ جمہوری اعتبار سے یا ایتھیکلی بھی اگر دیکھا, کچھ سوالات بہت سنجیدہ اٹھتے ہیں جو ہم مظہر صاحب کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں ملک کے اندر انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے یا اس سے ڈیلے ہو سکتے ہیں, اور اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو صورت میں کیا نتائج نکلیں گے. یہاں پر احمد بلال صاحب نے بریک سے پہلے جو گفتگو کی, ان کو نہیں لگتا کہ کوئی جواز ایسا موجود ہے جس کے تحت یہ پارٹیز ڈیلے کر سکتی ہیں. اور سب سے اہم وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اگر ان آرٹیکلز کا آئین کے استعمال کیا جاتا ہے, اس کا ذکر آج کل ہو رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن تو ڈیلے ہو سکتا ہے, صوبوں کا نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ وہیں پر واپس آ جاتا ہے کہ صوبوں اور وفاق میں الگ الگ
इंतखाबात के ऊपर जो मौक़िफ़ हुकूमत का है। मज़हर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर, अब थोड़ा सा जो तरीन साहब की पार्टी के हवाले से हो रहा है उस पर कुछ सवालात तो इस एतबार से ज़रूर उठ रहे हैं कि रिपीट हो रही हैं चीज़ें जो माजी में भी होती रही हैं। वो लोग उनके साथ शामिल हुए, ऑब्वियसली PTI से निकले हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, और बड़ा सेंसिटिव मामला है, 9 मई के वाक़यात हैं, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो आला-ए-कार बने। अब तरीन साहब की पार्टी में है तो काफ़ी एक सुकून का माहौल उनके लिए नज़र आ रहा है, उनके लिए ओहदे भी इस वक्त निकल आए। आप क्या समझते हैं, तरीन साहब कुछ अचीव कर पाएंगे आने वाले सेटअप के अंदर, जो अब तक की अपडेट्स हैं उनकी जमात के हवाले से? देखिए, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, बनाई गई है, जो भी है, लेकिन उसका ज़्यादातर असर जो है वो सदर्न पंजाब अगेन होगा। अब सदर्न पंजाब अगर होगा, और ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब का इंटरेस्ट भी ज़्यादा उधर ही नज़र आता है, तो अगर जो जमात सबसे ज़्यादा उससे मुतासिर होगी वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में तो एग्जिस्ट नहीं करती है सच। उनका जो भी फोकस है वो सदर्न पंजाब है। अब सदर्न पंजाब में एक तरफ PTI किसी न किसी शक्ल में अगर सामने आती है, शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं और ज़ाहिर है वो अब तक PTI साथ जुड़े हुए हैं और उसे छोड़ के नहीं गए, तो अगर PTI वहाँ होती है तो PTI एक बहरहाल एक फोर्स के तौर पे सामने होगी, PMLN होगी। फिर अब ये ग्रुप अगर आ गया जिसमें इलेक्टेबल्स शामिल होंगे, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इस लिहाज से सबसे ज़्यादा इससे हर्ट हुई है। बाकी दूसरी जमातें यकीनन हम लार्जर पिक्चर में देखें तो और भी हुई होंगी, PMLN भी हुई होगी, लेकिन सदर्न पंजाब, क्योंकि जरदारी साहब कॉन्सनट्रेट कर रहे थे सदर्न पंजाब पे, उनका पूरा गेम प्लान बज़ाहिर ये नज़र आता है कि सिंध से वो मैक्सिमम सीट्स जीतें, प्लस सदर्न पंजाब से कुछ सीटें जीतें, बलूचिस्तान को टैकल करें जिस तरह वो करते रहे हैं, और KP में अगर उनको चंद सीटें मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। और उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में आके जब मरकज़ में हुकूमत बनाना हो तो उसमें उनकी पोजीशन ऐसी हो कि जहां वो अच्छी बारगेन कर सकें। तो पीपल्स पार्टी का तो ये है। PMLN का डिपेंड करता है, PMLN अब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं नहीं आते हैं ये हमें नहीं पता उसमें, और PMLN का सारा वो ये है कि PTI का अल्टीमेट फेट क्या होगा, PTI के चेयरमैन का क्या बनेगा, उनका जो सारा फोकस, अगर वो किसी न किसी शक्ल में रहते हैं तो फिर PMLN के लिए बड़ा चैलेंज है। शायद PMLN इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि इलेक्शन आगे बढ़ जाए। फ़हीम साहब, अब मैं चाहूँगी जाते जाते आप इस पर भी बात करें, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ात जो मरदमशुमारी के हवाले से हैं वो तो जमात इस्लामी MQM की तरफ से उनका जिक्र बारहा किया गया है, लेकिन ये शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं आप समझते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, हम चूंकि इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं तो मैं एक बात आपके सामने सबसे पहले रख दूं कि जब 2017 की मरदमशुमारी हुई थी उसकी रिपोर्ट आते आते 2018 आ चुका था, इलेक्शन हो चुके थे मुल्क में। जो रिपोर्ट आई थी उसे हमने रिपोर्ट भी किया था, वो ये कहती थी रिपोर्ट कि जनाब 23% लोग ऐसे हैं जो 2023 के इलेक्शन के वक्त तक, जो 14 से 17 साल के हैं और 2023 के इलेक्शन के वक्त तक जो है वो वोट डालने के अहल हो चुके होंगे, और उनकी तादाद जो है 4.25 करोड़ बनती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 2023 के इलेक्शन है उसमें जो डिसीजन करने वाले लोग होंगे वो यंगस्टर्स होंगे, वो 4.25 करोड़ लोग होंगे। अब आ जाते हैं कराची की मरदमशुमारी के मसले के ऊपर। तो देखिए, कराची की मरदमशुमारी 2017 के मामले में अगर हम देखें 15% कम आप अभी तक गिना है आपने कराची को, यानी कराची की आबादी बढ़ने की बजाय मजीद 15% कम हो गई है। तो डेफिनेटली एक ऐसा तनाजा है जो इलेक्शन पर भी असरअंदाज होगा, और साथ साथ जो है इसके नतीजे में जो है ये डेफिनेटली जो पार्टीज हैं उन्हें अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने का भी मौका मिलेगा। अहमद साहब, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मरदमशुमारी के हवाले से कितना इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो फ़हीम साहब भी बात कर रहे हैं? देखिए, मरदमशुमारी का मामला ये है कि कोशिश तो यही थी कि सूबों का एलोकेशन जो है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक बढ़े, लेकिन आपको पता है उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। असम्बली में तादाद तो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, लिहाजा वो जो सूबों की सीटें आबादी के तनासब से कम या ज़्यादा तो वो तो नहीं हो पाएंगी। अब सिर्फ ये होगा कि किसी सूबे के अंदर सीटें वही रहेंगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शायद ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन यकीनन बेइत्मीनानी होगी। MQM की तरफ से बहुत बेइत्मीनानी होगी, ख़ुद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी होगी और कुछ दूसरी पार्टियों की तरफ से भी होगी, लेकिन
غالباً پچھلی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے، لیکن جس طرح فہیم صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اپنی کیمپینز میں ضرور ان جماعتوں کی طرف سے استعمال کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال، محبوب صاحب، مظہر عباس صاحب اور فہیم صدیقی صاحب، آپ تینوں کے قیمتی ناظرین، تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ اب اس موضوع کے اوپر ہی آنے والے دنوں کے اندر بھی بات ہوگی کہ آیا الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے یا اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کسی نہ کسی طریقے سے کی جائے گی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔